नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन के अंदर अपन देखने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर जो आपका 75 है उसका सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं इस मॉक टेस्ट में आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्यापार के लिए सहायक या अनुषंगी के रूप में अगर देखें तो इनमें से कौन सा शामिल है। ठीक है, क्या मतलब मैं आपको बताता हूं। देखो समझो, पहले क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है पहले उसको समझो आप एक बार। देखो, जब भी अपन व्यापार की बात करते हैं ना, जब भी अपन व्यापार की बात करते हैं, इंग्लिश में बोले तो जब भी अपन ट्रेड की बात करते हैं, तो ट्रेड व्यापार का मतलब क्या होता है। मेनली अगर देखें तो किसी भी चीज को क्या करना, खरीदना और उसको क्या करना, बेचना। खरीदना और बेचना, बाइंग और सेलिंग, यही तो क्या होता है व्यापार। अब ऐसा थोड़ी है कि चीज को खरीदा और सीधा बेच दिया, इसके बीच में भी तो बहुत सारी चीजें होती है। क्या, जैसे लेके आना सामान को, मतलब ट्रांसपोर्टेशन करना, फिर जो ज्यादा सामान लेके आए उसको स्टोर करके रखना, मतलब उसका भंडारण करना। तो ये सब भी चीजें तो व्यापार के अंदर आती है। लेकिन ये सब चीजें क्या मानी जाती है। देखो, मेन व्यापार क्या है, खरीदना और बेचना, और उसके अलावा चीजों को लेके आना, उनको स्टोर करके रखना, ये सब चीजें क्या मानी जाती है, ये सब चीजें मानी जाती है व्यापार की या ट्रेड की सहायक चीजें, ऑक्सिलरी चीजें। यही हमसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। व्यापार क्या है दोस्तों, तो खरीदना और बेचना। और व्यापार की अगर सहायक चीजों के रूप में अगर अपन देखें, है ना, व्यापार की अगर सहायक, इंग्लिश में बोले तो एड या ऑक्सिलरी के रूप में देखें, ठीक है, ऑक्सिलरी के रूप में अगर अपन देखें तो क्या क्या आता है। तो चीजों को लेके आना मतलब परिवहन करना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, या फिर चीजों को लाके स्टोर करना मतलब उनका भंडारण करना, ठीक है, स्टोरेज, या जो चीजें लेके आए हो उसके लिए जो बैंकिंग की जो प्रोसेस, आपने बैंक से जो पैसा वगैरह जो कुछ लिया, कुछ भी, ये सब चीजें, ये सब व्यापार की सहायक चीजों के रूप में मानी जाती है। अब बताओ क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि व्यापार के लिए सहायक या अनुषंगी के रूप में इनमें से कौन चीज है। तो उत्पादन, ठीक है, तो उत्पादन मतलब उत्पादित किया, फिर उसके बाद बेचा या खरीदना, ये सब चीजें याद रखना। उत्पादन या विक्रय करना या खरीदना, ये सब तो व्यापार है। लेकिन भंडारण उसका दोस्तों क्या है, ये ऑक्सिलरी है, बोलो एक हेल्पिंग फैक्टर है। मेरी बात आ रही समझ में? उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वेयर हाउसिंग मतलब वेयर हाउस में रखते हैं ना चीजें, भंडार करके, उसका स्टोरेज करके। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। पुणे में नृत्य भारती कथक अकादमी की स्थापना, है ना, इन जो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किसने, है ना, संगीत नाटक अकादमी द्वारा उसको ये अवार्ड भी दिया गया। मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनो। पुणे में नृत्य भारती कथक अकादमी की स्थापना निम्नलिखित में से किस संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के विजेता ने की थी। तो दोस्तों उनका नाम है रोहिणी भाटे। क्या नाम है दोस्तों, उनका नाम है रोहिणी भाटे। इन्हीं को, रोहिणी भाटे ने दोस्तों नृत्य भारती कथक अकादमी की 1947 में पुणे में क्या की थी दोस्तों, स्थापना की थी। कब, 1947 में। तो ये तो एक छोटू सा फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। बस याद रखना, रोहिणी भाटे, इनका संबंध अगर डांस पूछे तो किससे दोस्तों, कथक से है। किससे, कथक, ठीक है, कथक जो नॉर्थ इंडिया का एक क्लासिकल डांस है उससे है। और इससे संबंधित इन्होंने एक अकेडमी की स्थापना की थी। कहां पर दोस्तों, पुणे के अंदर। किसने, रोहिणी भाटे ने। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक है ना, कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है। कुल मिलाकर बस ये है कि किस राज्य ने अपने यहाँ पर चाय के जो बागान होते हैं उसमें काम करने वाले जो लेबर होते हैं उनके कल्याण के लिए उनको कुछ पर्टिकुलर एक सैलरी दी जाए, इस हिसाब से उनको कुछ आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए, इसके लिए एक योजना शुरू की है। तो वो राज्य कौन सा है। तो दोस्तों इसमें एक बात तो बताओ, चाय के लिए केरल इतना सीन है नहीं, आंध्र प्रदेश चाय का इतना सीन है नहीं, त्रिपुरा और असम ये वो राज्य जहां पर, या बंगाल ये वो राज्य जहां दोस्तों चाय का अगर अपन देखते हैं उत्पादन वगैरह होता है ठीक ठाक लेवल पे। तो उसमें अगर अपन देखें तो दोस्तों ये जो योजना शुरू की है दोस्तों वो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने की है। किसने की है ये योजना, एक्चुअल में त्रिपुरा गवर्नमेंट की ने स्टार्ट की अपने वहां के चाय बागान श्रमिकों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो। विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील नदी है वो किस महाद्वीप से होकर बहती है। देखो, एक तो पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। देखो, जहां क्वेश्चन में कुछ समझाने लायक है वहां मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, जहां कुछ है नहीं, सीधा फैक्ट दिख रहा है तो वहां पर सीधा फैक्ट देख लेंगे, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। देखो दोस्तों, नदी या झील या कोई भी, इसमें दो सेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा अभी तो अपन नदी की बात करें, रिवर में, एक तो अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट नदी कौन सी है, ठीक है, लॉन्गेस्ट बोले तो सबसे लंबी नदी कौन सी है। एक आपसे पूछा जाए दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, बोले तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है। देखो दोस्तों, इसके एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको, ध्यान से समझना। आपके सामने जैसे अगर मैं दो नदियां बोल रहा हूं, है ना, दो नदियां मैं बोल रहा हूं,
एक तो जैसे मैंने नदी बोली आपके सामने ए नदी है, इसकी लंबाई जैसे मैंने बोल दिया 60 किलोमीटर है, और चौड़ाई जैसे मैंने बोल दिया आपके सामने कितनी है दोस्तों, 40 किलोमीटर है। और एक मैंने बी नदी बोली आपके सामने, ठीक है, कौन सी नदी बोली, बी नदी बोली, इसकी लंबाई तो पता चली 80 किलोमीटर 80, जबकि इसकी चौड़ाई वो मात्र 20 किलोमीटर ही है। अब अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों इस ए और बी नदी में लंबी नदी कौन सी है, तो आप बोलोगे सर डाउट ही नहीं है, लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, बी। लंबाई में ओनली लेंथ देखते हैं, इसकी लेंथ 80 किलोमीटर जबकि इसकी लेंथ मात्र 60 किलोमीटर है, तो लंबी नदी तो कौन सी होगी, लंबी नदी होगी आपकी बी। लेकिन अगर आपसे पूछे इन दोनों में बड़ी नदी कौन सी है, तो बड़ी का मतलब होता है बाय एरिया, लार्ज का मतलब आप हमेशा याद रखना, लार्ज का मतलब बाय एरिया। और एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ को ब्रेथ से इनटू करने के बाद, लंबाई को चौड़ाई से इनटू करने के बाद। तो यहां एरिया कितना निकल जाएगा, 60 × 40 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये एरिया हो जाएगा 2400 किलोमीटर स्क्वायर। जबकि इस नदी का एरिया कितना हो जाएगा, 80 × 20 1600 किलोमीटर स्क्वायर। तो बताओ बड़ी नदी कौन सी हो गई, बी, बावजूद इसके कि लेंथ में ये छोटी है। तो समझ में आई बात, यहां बड़ी नदी तो कौन सी है, सॉरी बड़ी नदी कौन सी है, ए, और लंबी नदी कौन सी है, बी, क्योंकि यहां एरिया इसका ज्यादा इसलिए बड़ी, यहां एरिया इसका कम है इसलिए छोटी। लेकिन लंबी में सिर्फ लंबाई देखते हैं और कुछ नहीं देखते, तो लंबाई में इसकी लेंथ ज्यादा है तो ये लंबी नदी होगी। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना आपको। अब समझो जरा क्या है, दुनिया की सबसे जो लंबी नदी है ना दोस्तों, उस नदी का नाम है नील नदी। क्या नाम है दोस्तों, दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है आपका नील नदी, नाइल रिवर। इसकी लंबाई अगर मैं बोलूँ मोटा मोटी बोलूँ तो लगभग देखो कई बुकें तो बोलती लगभग, कई वेबसाइट्स बोलती 6800 किलोमीटर, कई बोलते हैं लगभग 6650 किलोमीटर के आसपास या 6600 किलोमीटर के आसपास। तो लगभग इतनी मतलब इसकी लेंथ है, ये लेंथ है, लंबाई है, ठीक है, ये इस नदी की लंबाई है। जबकि दुनिया की सबसे बड़ी नदी अगर पूछे दोस्तों तो ये नदी है अमेजन। कौन सी दोस्तों, अमेजन नदी है। इसकी लंबाई तो ज्यादा नहीं है, लेकिन चौड़ाई और लंबाई को इंटू करके देखें तो ज्यादा एरिया इसका होता है, मतलब ज्यादा कम, मतलब इस नाइल से कम है, बाकी ऐसा नहीं ज्यादा कम है। इसकी लंबाई दोस्तों अमेजन रिवर की लगभग 6400 किलोमीटर के आसपास है। अब सवाल पैदा होता है दोनों बहती कहाँ है दोस्तों। जो नील नदी है वो आपको अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलेगी। कहाँ देखने को मिलेगी दोस्तों, ये दोस्तों मिलेगी आपको अफ्रीका महाद्वीप में। जबकि अमेजन नदी दोस्तों कहाँ देखने को मिलेगी, अमेजन नदी मिलेगी आपको दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिणी अमेरिका जो आपका कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है दोस्तों, वहाँ आपको देखने को मिलेगी कौन सी, आपकी अमेजन नदी। उसमें पर्टिकुलर देश बोले तो 3-4 देशों से होकर गुजरती है अमेजन, उसमें सबसे ज़्यादा जो ये गुजरती है वो दोस्तों जाती है कहाँ से, ब्राज़ील से। कहाँ से गुजरती है दोस्तों, ब्राज़ील से गुजरती है आपकी कौन सी नदी, अमेजन नदी, ठीक है। अगर आप वर्ल्ड का मैप देखोगे तो आपको पता है ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये आपका है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यहां बहती है आपकी अमेजन नदी इस तरह से यूं, ठीक है, इधर अटलांटिक ओशन में आके गिर जाती है। जबकि ये अगर मैं बोलूं तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, यहां ऐसे ऊपर ऐसे नीचे से होकर ऐसे ऊपर की तरफ भूमध्य सागर में जाके ऐसे नदी बहती है, इसका नाम है नील नदी। तो नील नदी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, जबकि अमेजन रिवर आपके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर। ये अफ्रीका महाद्वीप में, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, कौन सी, अमेजन, और नील आपके अफ्रीका महाद्वीप में बहती। तो यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि दुनिया की सबसे लंबी नदी जो नील नदी है वो कौन से महाद्वीप में बहती है दोस्तों, अफ्रीका। इसमें पर्टिकुलर देश नहीं बोल सकते। अगर मैं बोलूं तो जो आपकी दोस्तों जो नील नदी है, एक्चुअल में जो नील नदी है, कौन सी नदी है दोस्तों, एक्चुअल में जो आपकी नील नदी है, एक दो फैक्ट और बता देता हूं। एक्चुअल में इसका उद्गम कहां से होता है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में एक लेक पड़ती है दोस्तों, एक लेक पड़ती है, ठीक है, इसका नाम है लेक विक्टोरिया। क्या नाम दोस्तों, इसका नाम है लेक मतलब झील, ठीक है, लेक विक्टोरिया, ठीक है। एक दोस्तों लेक पड़ती है यहां पर, ठीक है, एक लेक पड़ती है, इसका नाम है लेक टाना। क्या नाम है दोस्तों, लेक टाना। ये लेक टाना कहाँ है दोस्तों, इथोपिया देश में। कौन से देश में, इथोपिया देश में। तो आप बोलोगे सर आपने इसका तो नहीं पता, लेक विक्टोरिया ये 2-3 देशों के बीच में घिरी हुई है, तंजानिया, केनिया और युगांडा के बीच में। कौन सी, लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया। इस लेक विक्टोरिया से दोस्तों एक नदी निकलती है ना, इससे, एक सेकंड, इससे दोस्तों एक नदी निकलती है। क्या निकलती है, इससे क्या निकलती है, इससे एक नदी निकलती है। क्या नाम है दोस्तों, लेक विक्टोरिया से दोस्तों एक नदी निकलती है जिसका नाम है व्हाइट नाइल रिवर। क्या नाम है दोस्तों, व्हाइट नाइल रिवर। और यहां से लेक टाना से भी एक नदी निकलती है दोस्तों, ठीक है। ये ज़्यादा थोड़ा मैंने उधर बना दिया, इसका यहाँ पास में बनाऊँ, है ना। यहाँ से एक नदी निकलती है दोस्तों, ठीक है, और इस नदी का नाम है ब्लू नाइल रिवर। क्या नाम है दोस्तों, इसका नाम है ब्लू नाइल रिवर। चलो देखो इधर देखो, तो ये है कौन सी आपकी, लेक टाना। लेक टाना दोस्तों कहाँ है, इथोपिया के अंदर। कहाँ पर है, इथोपिया के अंदर, इथोपिया के अंदर। अब समझो,
लेक टाना इथोपिया से एक नदी निकलती है, इसका नाम है, नील तो है लेकिन इसको बोलते हैं ब्लू नील नदी। इसको क्या बोलते हैं? ब्लू नील नदी, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू नाइल रिवर। और लेक विक्टोरिया से एक नदी निकलती है, इसका नाम है दोस्तों व्हाइट नाइल रिवर। क्या नाम है दोस्तों इसका नाम है व्हाइट नील नदी या फिर बोलते हैं व्हाइट नाइल रिवर। ठीक है, अब अच्छा ठीक है, परफेक्ट है। अब एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, अब एक्चुअल में क्या होता है, ये नदियां दोनों आपस में एक स्थान पे आकर मिलती हैं और उस स्थान का नाम है दोस्तों क्या, उस स्थान का जो नाम है, अगर आपसे पूछा जाए वो स्थान कौन सा जहां पर ये दोनों नदियां आके मिलती है, उस जगह का नाम है खार्तुम। क्या नाम है दोस्तों? खार्तुम। ये राजधानी है किसकी दोस्तों? सूडान की। वहां पर मिलते हैं। खार्तुम में मिलने के बाद अब दोस्तों जो एक नदी बनती है, अब दोस्तों जो एक नदी बनती है, इसका नाम है, बताओ क्या नाम है? इसका नाम है ओनली नील नदी। बोलो क्या नाम है? अब इसका नाम है दोस्तों क्या, अब जो इसका नाम है आपका क्या है, अब जो इसका नाम है वो ओनली क्या बताओ दोस्तों? ओनली नील नदी। बोलो अब इसका नाम क्या पड़ जाता है? अब इसका नाम ओनली पड़ता है नील नदी। नील नदी। उस सूडान के बाद अब दोस्तों आगे ये कौन से देश से होकर गुजरती है? इसके बाद दोस्तों ये जिस देश से होकर गुजरती है उस देश का नाम है इजिप्ट। क्या नाम है दोस्तों? इजिप्ट। बोले तो मिस्र। मिस्र के एकदम बीचों बीच से ये नदी गुजरती है। कौन सी नदी बताओ? नील नदी। मैं फिर कह रहा हूं, नील नदी का उद्गम एक्चुअली में दो नदियों के संगम से होता है। एक है व्हाइट नील नदी और एक है ब्लू नील नदी। ठीक है, ये है आपकी व्हाइट नील नदी और ब्लू नील नदी। अगर पूछिए दोनों नदियां कहां पर मिलकर प्योर सिर्फ एक नील नदी बनाती है दोस्तों, तो सूडान एक देश है, उसकी राजधानी खार्तुम के बाद ये प्रॉपर एक सिर्फ नील नदी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद सूडान के बाद दोस्तों इजिप्ट मिस्र देश से होते हुए और फाइनली दोस्तों ये जो नदी है दोस्तों, फाइनली जो ये नदी है आपकी, ये कहां पे जाके गिर जाती है अगर आपसे पूछा जाए? फाइनली दोस्तों ये नदी आपके एक पानी है, यहां पर मैं आपको बोलूंगा, यह जो पानी है यहां पर आपका, इस पानी का नाम है भूमध्य सागर। बोलो क्या नाम है दोस्तों? इस पानी का नाम है भूमध्य सागर। बोलो क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है भूमध्य सागर। इंग्लिश में बोले तो मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी में जाके नील नदी गिर जाती है, किसके अंदर? भूमध्य सागर में। यहां पर इसका एंड हो जाता है। ये है नील नदी। तो ये पूरी कहानी कौन से महाद्वीप के दोस्तों? ये जो पूरी कहानी है दोस्तों, ये है अफ्रीका महाद्वीप की। कौन से महाद्वीप की कहानी है? अफ्रीका महाद्वीप की कहानी। और ये दुनिया की सबसे बड़ी नहीं, दुनिया की सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है नील नदी। मेरी बात आ रही है आपको समझ में? लेक विक्टोरिया 3 देशों के बीच में घिरी हुई है। यहां आपका आता है युगांडा, ठीक है, यहां आपका मिल जाएगा आपका तंजानिया, ठीक है, यहां आपका देश है आपका केनिया। इन 3 देशों के बीच में एक लेक घिरी हुई, इसका नाम है आपका लेक विक्टोरिया। और यहां से व्हाइट नील नदी और इथोपिया नाम के देश से लेक टाना, यहां से ब्लू नील नदी, यहां सूडान की राजधानी खार्तुम में मिलने के बाद यहां से नदी निकलती है आपकी, इसका नाम है नील नदी। और ये फाइनली जाके भूमध्य सागर में गिर जाती है और ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका खेतों में जो बहुत ज्यादा इसका अच्छा यूज किया जाता है, कहां पर? इजिप्ट में। इसलिए नील नदी को इजिप्ट की लाइफ लाइन भी कहते हैं। याद रखना, नील नदी को क्या कहते हैं दोस्तों? नील नदी को, नील जो नदी है आपकी, जो नाइल रिवर है दोस्तों, वो इजिप्ट की जीवन रेखा, मिस्र की, इजिप्ट या मिस्र एक ही चीज है दोस्तों, इजिप्ट या मिस्र एक ही चीज है। यहां की इसको क्या कहते हैं दोस्तों? यहां की इसको लाइफ लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? यहां की इसको लाइफ लाइन भी कहते हैं। डन है क्या? इसी पर दोस्तों, इसी इजिप्ट देश में इस पर एक डैम भी बना हुआ है। क्या बना हुआ दोस्तों? इस पर एक डैम भी बना हुआ है दोस्तों, बांध बना हुआ है। ठीक है, और उस बांध का अगर आपसे नाम पूछे दोस्तों, क्या नाम है? उस बांध का नाम है असवान बांध। असवान बांध। ठीक है, और इसी असवान बांध के पास में इस नील नदी का पानी रोका जाता है। वहां पर एक झील है और उस झील का नाम है दोस्तों नासिर झील। कौन सी झील है दोस्तों? नासिर झील। तो ये कुछ मैंने फैक्ट्स बताया आपको नील नदी के बारे में, इतने जरूर आप याद रख लेना। डन? तो ये कहानी हो गई, मैंने पूरा एक्सप्लेन करके आपको बता दिया क्या कहानी नहीं है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील नदी है दोस्तों, किस महाद्वीप से होकर बहती है दोस्तों? तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर बहती है। कहां से? अफ्रीका महाद्वीप से होकर बहती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत व्यय नहीं है? दोस्तों बजट के अंदर 2 चीजें होती है। जब भी हम दोस्तों एक टॉपिक पढ़ते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं? जब भी हम बजट टॉपिक पढ़ते हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं? जब भी हम बजट टॉपिक पढ़ते हैं तो बजट के अंदर 2 चीजें होती है। कौन सी 2 चीजें होती है दोस्तों? एक तो होती है प्राप्तियां। बोलो क्या होती है? एक तो होती है प्राप्तियां और एक होता है व्यय। 2 चीज होती है बजट के अंदर। प्राप्तियों को तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिसिप्ट्स, के पैसा आएगा कहां कहां से सरकार के पास। दूसरा, सरकार पैसा खर्च कहां कहां करेगी, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। अब चाहे दोस्तों प्राप्तियां हो चाहे व्यय हो, ये 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। कौन से होते हैं दोस्तों? एक तो होते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एक होते हैं दोस्तों कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? पूंजीगत। क्या बोलते हैं? पूंजीगत। और रेवेन्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? राजस्व। तो एक तो है राजस्व प्राप्ति, एक होती है पूंजीगत प्राप्तियां। व्यय भी दोस्तों 2 तरह के होते हैं। व्यय कितने तरह के होते हैं दोस्तों? 2 तरह के। एक तो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक होता है दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझो। देखो सरकार जब भी किसी भी सरकार के बजट के बारे में बात करो, बजट में दो चीजें होती है, एक तो सरकार को पैसा कहां से मिलेगा, मतलब सरकार की रिसिप्ट्स, और एक सरकार पैसा कहां खर्च करेगी, सरकार का एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर हो चाहे रिसिप्ट्स, दो तरह के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू टाइप का, एक होता है कैपिटल टाइप का। अभी बस मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, ध्यान से समझना क्या है। सरकार कुछ इस तरह से पैसा खर्च करे लेकिन बदले में सरकार को कुछ मिल रहा है, या बदले में सरकार की कुछ प्रॉपर्टी बन रही है, या सरकार को कुछ फायदा हो रहा है, या सरकार के पास कुछ आ रहा है, वो तो दोस्तों होता है क्या, कैपिटल। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान से समझना, एक चीज़ है मैं आपको बताता हूं। एक बात बताओ, मेरे पास पैसे पड़े थे, ठीक है, एक तो मैंने उन पैसों से दोस्तों क्या कर दिया, सोना खरीद लिया, तो मेरी प्रॉपर्टी बनी ना। एक मैंने खा पी के पार्टी वार्टी दे दी, बस बात खत्म। दोनों कंडीशन मैंने पैसा तो खर्च किया है, लेकिन एक कंडीशन में मेरी प्रॉपर्टी बनी, एक कंडीशन में कुछ भी नहीं बना है। तो कुछ नहीं बना है, याद रखना, जो बेकार टाइप के खर्चे होते हैं वो तो दोस्तों याद रखना कौन से होते हैं, जो बेकार टाइप के खर्चे होते हैं वो तो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिसमें कुछ फायदा होता है, जिसमें कुछ बनता है, वो आपका आता है कौन सा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बस अब आप इतना समझ जाओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बताओ, है ना, कि इनमें से कौन सा है सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, तो केंद्र सरकार द्वारा श्रम अग्रिम, ठीक है, तो है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। तो अब आप जरा देखो क्या क्या चीज नहीं है। तो अब आप एक बात समझो, देखो, लोन्स एंड एडवांसेस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऑब्वियसली बात है, लोन्स वगैरह तो सरकार अगर इसके लिए कुछ पहले से एडवांस अगर भुगतान कर रही है, तो एक बात बताओ, सरकार अगर लोन के रूप में किसी को पैसा दे रही है तो फोकट में थोड़ी दे रही है, बदले में सरकार को कभी कभी क्या मिलेगा, ब्याज भी तो मिलेगा उसके ऊपर, ठीक है, तो कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है ना सरकार को। तो ये सरकार का पैसा कैसा खर्चा है दोस्तों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अच्छा खर्चा हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो ये सब है, शेयरों पर निवेश, अगर मैं कुछ गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ कंपनी के अंदर या कहीं शेयर खरीदती है किसी के, तो शेयर खरीदती है तो उसके बदले में उसको मालिकाना हक मिलेगा ना उस कंपनी के अंदर, तो ये भी गवर्नमेंट का अच्छा खर्चा है। तो सब अच्छे खर्चे होते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो बुरे खर्चे होते हैं, बस आप समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जो बुरे खर्चे होते हैं दोस्तों वो होते हैं आपके कौन से, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। तो इसमें बुरा खर्चा कौन सा दोस्तों, बुरा खर्चा है आपका सब्सिडी का भुगतान। अब एक बात बताओ, सब्सिडी के लिए जो आप भुगतान करो, सब्सिडी भुगतान का मतलब समझ रहे हो, जैसे चीनी पता चला ऐसे तो 50 रुपए किलो हो रही है, लेकिन सरकार ने कंपनियों को बोला कि 10 रुपए हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, ठीक है, आप तो जनता को 40 रुपए में बेचो। तो 10 रुपए किसने दिए बताओ, सरकार ने दिए। क्यों, अरे ताकि महंगाई वगैरह ना बढ़ जाए, लेकिन बदले में सरकार का कुछ प्रॉपर्टी वगैरह थोड़ी कुछ बन रही है, सरकार को कुछ पर्टिकुलर फायदा थोड़ी हो रहा है। तो ये तो सरकार का कुछ इस टाइप का बेकार का ही खर्चा है, आम जनता के लिए बेनिफिशियल, लेकिन सरकार को क्या फायदा रहा, कुछ नहीं ना। तो ऐसा सरकार का खर्चा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता, वो तो फिर रेवेन्यू है। यही पूछा कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा नहीं है, तो उत्तर आ जाएगा सब्सिडी का भुगतान, सब्सिडी का भुगतान हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगला देखो, अगला क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुलाबो सपेरा जो राजस्थान की है, उनका संबंध अगर आपसे पूछा जाए बताओ किससे है ना। तो उनका संबंध अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कौन से नृत्य से है, तो ये तो बहुत फेमस है दोस्तों, किससे है, कालबेलिया से। कालबेलिया वैसे भी कहाँ का, राजस्थान का है, ठीक है, कालबेलिया से, गुलाबो सपेरा का। जो गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन का क्षेत्र है दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों द्वारा जो बनाया हुआ जो क्षेत्र है ना, वो कहाँ से कहाँ के बीच में, तो इतना तो पक्का होना चाहिए दोस्तों, क्या, इतना तो पक्का एक चीज़ तो कंफर्म हो जानी चाहिए, क्या कंफर्म होनी चाहिए दोस्तों, कि इंडिया 0 डिग्री से तो क्या है दोस्तों ऊपर है, तो 0 डिग्री से ऊपर तो सारे अक्षांश कौन से होंगे, उत्तरी अक्षांश होंगे। तो एक आपका साउथ वाला कहीं ऑप्शन आपको दिख रहा है, देखो ये भी नॉर्थ 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 नॉर्थ, तो यहाँ तो इसने कंफ्यूज किया ही नहीं, आपको एकदम दे दिया। अब एग्जैक्टली अगर पूछा जाए तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी द्वारा बनाया गया जो क्षेत्र है दोस्तों, बेसिन है, वो आपका लगभग दोस्तों 10 डिग्री से शुरू होता है, 10 डिग्री नॉर्थ से शुरू होता है, और करते करते लगभग दोस्तों 30 डिग्री नॉर्थ तक आपका क्या होता है, चलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर दोस्तों 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तक, ठीक है, 10 डिग्री से दोस्तों 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया हुआ बेसिन क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। अगला, इनमें से किस क्रांतिकारी ने अपने मुकदमे के दौरान कहा था कि वह बम और पिस्तौल के पंथ का महिमा मंडन नहीं करना चाहते हैं, बल्कि समाज में क्रांति लाना चाहते हैं। कुल मिला के ये बात बता देता हूँ, भगत सिंह ने कहा था। आपको पता हो तो भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में दिल्ली में जो बॉम्ब फेंका था, तो उसके अंदर कोई मरे थोड़ी थे, तो उन्होंने बोला भी था कि हम ऐसा थोड़ी बॉम्ब लेके आते जिससे मार सके, ऐसा लाते तो हम कुछ उस टाइप का बॉम्ब लाते जो जिससे लोग मरते हैं, लेकिन नहीं, हम तो बॉम्ब सिर्फ इसलिए लाए थे ताकि एक धमाका हो, केवल एक आवाज हो, ताकि उससे समाज में भी लोगों तक भी बात पहुंचे कि हमें क्रांति करनी, हमें समाज में हमारे आज़ादी के लिए अब हमारी सोच में परिवर्तन लाना है, और हमें अपना किसी भी तरीके से, हमें चाहे कोई भी तरीका क्यों ना अपनाना पड़े, हमें आज़ाद होना ही होना है। तो समाज अपने बातों को पहुंचाना चाहते थे, और जो हम पर राज कर रहे थे गोरे, उनको भी पहुंचाना चाह रहे थे कि अब तुम्हारा बहुत अत्याचार हो गया है, अब हमारी बात ध्यान से सुन लो। तो उन्होंने इसके लिए धमाका किया था, न कि इसके लिए कि हम बॉम्ब फोड़ रहे हैं या बॉम्ब के बारे में कुछ अच्छा बता रहे हैं, ऐसा भगत सिंह नहीं बोल रहे थे। तो ये स्टेटमेंट किसका था दोस्तों, भगत सिंह का था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगला देखो, अभिनव भारत सोसाइटी जो क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था,
तो इसकी स्थापना किस प्रेसिडेंसी में हुई थी? तो आपको पता है 3 बड़ी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी अंग्रेजों के टाइम अगर अपन देखें। लेकिन उसमें से अगर बोले अभिनव भारत की जो सोसाइटी नामक संगठन था, है ना, ये इसकी स्थापना दोस्तों कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों, वो पहले तो मैं बता देता हूँ 1904 में नासिक के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? नासिक में हुई थी। किसके द्वारा? तो दोस्तों ये आपने बहुत ही फेमस व्यक्ति का नाम सुना होगा, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, और उनके एक भाई थे दोस्तों गणेश सावरकर। इनके द्वारा दोस्तों अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में नासिक के अंदर की गई थी। अब नासिक कहाँ था? महाराष्ट्र के अंदर कौन सी प्रेसिडेंसी थी? तो दोस्तों वो थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी। क्लियर है? तो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना अगर एग्जैक्टली शहर के हिसाब से पूछे तो कहां की गई थी? 1904 में। कहां पे? तो नासिक में। कब? 1904 में। किसके द्वारा? जो वीडी सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर, उनके द्वारा। और प्रेसिडेंसी पूछे तो फिर अपना उत्तर आ जाएगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, संयुक्त प्रांत दोस्तों आज का यूपी वाला जो इलाका वो है। कलकत्ता तो आप जानते हो, बंगाल, उससे कोई लेना देना नहीं नासिक का। पंजाब आप जानते हो। तो नासिक कौन सी प्रेसिडेंसी में आता था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर। कौन से के अंदर? बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर। नेक्स्ट अगला देखो, पॉल डिराक नाम के ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी, एक फिजिसिस्ट है, 1930 में किसकी अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए जाने गए दोस्तों? ठीक है, तो दोस्तों उन्होंने एंटी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी बताई थी। किसकी? एंटी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी बताई थी। ये भी छोटा सा फैक्ट है जो आपको याद रखना है ना, प्रतिकण की प्रॉपर्टीज बताई थी उन्होंने। नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दोस्तों 1998 में भरतनाट्यम की नृत्यांगना प्रियदर्शनी गोविंद को दिया गया था? इनमें से कौन सा पुरस्कार है दोस्तों जो 1998 में एक भरतनाट्यम करने वाली फेमस डांसर प्रियदर्शनी, है ना, उनको यह अवार्ड दिया गया था? तो दोस्तों 1998 में प्रियदर्शनी गोविंद को जो अवार्ड दिया गया था उसका नाम था कलई मामनी। क्या नाम था दोस्तों? उस अवार्ड का नाम था कलई मामनी दोस्तों। अवार्ड 1998 में किसको दिया गया? प्रियदर्शनी गोविंद को। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, अच्छे से याद रखना, प्रियदर्शनी गोविंद का संबंध किस नृत्य से है? तो इनका संबंध दोस्तों भरतनाट्यम से है। किससे संबंध है इनका? भरतनाट्यम से, जिनको 1998 के अंदर दोस्तों कलई मामनी नामक अवार्ड दिया गया था तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा। किसके द्वारा? तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अदालतों के किस विशेष आदेश का अर्थ है कि गिरफ्तार व्यक्ति को, है ना, अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए? ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। कई बार मॉक टेस्ट में मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 32 के तहत, है ना, 5 तरह की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। उसमें से एक रिट होती है अधिकार, वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। उसी में तो बोला जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो गिरफ्तार करने के 24 घंटों के अंदर जाके अदालत न्यायालय के सामने पेश करे। तो वो रिट कौन सी होती है दोस्तों? वो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बोले तो हैबियस कॉर्पस। ये अपन पढ़ चुके हैं रिट्स कई बार। मैंडमस में आपको बता ही चुका हूं क्या होता है दोस्तों, परमादेश, जिसमें अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से अपने पद को प्राप्त करता है ना, तो उसके खिलाफ एक तरीके से जो रिट जारी की जाती है ना, जो आपका है, नहीं मैंडमस में तो, परमादेश में तो कोई व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करता है तो वो तो मैंडमस है, गलत तरीके से प्राप्त करेगा तो क्यों वारंट होता है। और सरसरी तो दोस्तों अपर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट के लिए जो रिट जारी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल किस चीज के आधार पर हटाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जब ये प्रूफ हो जाए, क्या प्रूफ हो जाए? कि वो मिसबिहेव कर रहा है और वो एक अपना जज के रूप में कार्यभार करने के लिए मतलब एक तरीके बोलूं कैपेबल नहीं है। समझ रहे हो ना? तो इसके लिए एग्जैक्ट एक वर्ड है, याद रखना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ये है कि अगर उसका दुर्व्यवहार उस जस्टिस का सिद्ध हो जाए और यह पता चल जाए कि वो अक्षम है अपने काम को करने में, तो सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को भी इसी तरीके से हटाया जा सकता है, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर। नेक्स्ट अगला देखो, निम्नलिखित में से किसने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? सबको पता अच्छे से दोस्तों, अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ही दोस्तों अपन जानते हैं 1498 के अंदर कहाँ आए थे दोस्तों? इंडिया। और इंडिया में पर्टिकुलर कहाँ पर बोलो दोस्तों? तो एक बंदरगाह था जिसका नाम था कालीकट बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह दोस्तों? कालीकट बंदरगाह। और कालीकट बंदरगाह कहाँ पड़ता है? तो ये वर्तमान दोस्तों कौन से इलाके में दोस्तों? केरल के अंदर पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आए थे वास्को डी गामा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है? अब यहां से किसी को लगता होगा स्मोक फ्री स्टेट का मतलब कि इस राज्य के अंदर कोई बीड़ी तंबाकू, वो बीड़ी सिगरेट वगैरह नहीं पीते, नहीं, उसके हिसाब से धूम्रपान नहीं बोला है। यहां बात बोली कि चूल्हे के ऊपर जो काम करते हैं, लकड़ी जला के और क्या कहते हैं फिर खाना बनाना, तो उसके अंदर कितना दोस्तों धुआं आता है। तो उससे कौन सा राज्य है जिसने अपने आप को फ्री घोषित कर दिया कि अब हमारे यहाँ पर इस तरह का इस्तेमाल नहीं होता है?
तो है तो दोस्तों थोड़ा आश्चर्यजनक है। अब हालांकि किस हिसाब से पता नहीं गवर्नमेंट ये डेटा रिलीज करती है। हिमाचल प्रदेश ने घोषित किया है कि वो अब एक तरीके से धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया। मतलब वो कह रहा है कि हमारे यहाँ पर सभी महिलाएं अब सिलेंडर पे खाना बनाती है, जबकि अपन भी जानते हैं ज्यादातर हिमाचल प्रदेश की आबादी, भारत में सबसे ज्यादा आपको पता है गाँव में लोग कहाँ रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में। ऐसा जनगणना में आपने पढ़ा होगा सेंसस में 2011 की जनगणना के अनुसार कि सबसे ज्यादा आबादी ग्रामीण आबादी किसकी बताओ, परसेंटेज के हिसाब से देखें, है ना। वैसे संख्या के हिसाब से ज्यादा ग्रामीण लोग यूपी में रहते हैं, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखें तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों में कौन इतना सिलेंडर यूज लेता होगा, अपन भी जानते हैं लकड़ी वगैरह काट के लाते हैं, उसी को जला के खाना बनाते हैं ज्यादातर गांव में। लेकिन पता नहीं इसने घोषित किया तो अपने को अब याद रखना पड़ेगा कि किस राज्य ने अपने आप को धूम्रपान मुक्त, है ना, कि धुआं जो लकड़ियों के खाना बनाने से धुआं आता है उससे अपने आप को फ्री घोषित कर दिया है कि हमारे यहाँ पर अभी ऐसा काम नहीं होता है। तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश, जिसमें एक उज्ज्वला सिलेंडर का हालांकि बड़ा योगदान है। अब तो हर घर उज्ज्वला सिलेंडर पहुंचा दिया गया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता नहीं है, बट अब अपने लगने ना लगने से क्या होता है, जब घोषित कर दिया तो अपने को याद रखना पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश ने अपने आप को धूम्रपान मुक्त क्या कर दिया दोस्तों, घोषित कर दिया। नेक्स्ट अगला देखो, फुटबॉल में गोल पोस्ट के मध्य बिंदु से पेनल्टी जो मार्क होता है उसके बीच में कितनी डिस्टेंस होती है। तो ये एक छोटा सा फैक्ट है दोस्तों, 11 मीटर की डिस्टेंस होती है ना। गोल पोस्ट और पेनल्टी मार्क होता है उसके बीच में कितनी डिस्टेंस होती है, 11 मीटर की डिस्टेंस होती है। नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरास्थल में से किस प्रकार के घर के अवशेष मिले। तो हड़प्पा सभ्यता का एक जगह है दोस्तों मेहरगढ़, वहां पर किस तरह के अपने को कहते हैं घरों के अवशेष मिले हैं, है ना। तो वहां पर दोस्तों ज्यादातर या तो घर वर्गाकार थे या फिर दोस्तों आयताकार, वर्गाकार बोले तो स्क्वायर शेप में या फिर रेक्टेंगुलर शेप के अंदर, ठीक है। वहां पर ज्यादातर जो मेहरगढ़ है वहां पर लगभग इस तरह के वर्गाकार या आयताकार आकृति के आपको घर मिले हैं, ठीक है। 1893 में किस स्विस रसायनज्ञ है ना, जो आपके केमिस्ट थे, ने सबसे पहले उन अकार्बनिक पदार्थ रासायनिक यौगिकों की आणविक संरचना को समझा था जिसे कार्बन नहीं, जिनमें कार्बन नहीं होता है। In 1893, which Swiss chemist was the first to understand the molecular structures of inorganic substances, chemical compounds that do not contain carbon? मतलब कहना क्या चाह रहा है, पहले तो इस चीज को आप थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करिए, बंदा कहना क्या चाहता है। देखो पहले तो बता देता हूं, वो जो स्विस मतलब स्विट्जरलैंड के, स्विस का मतलब क्या दोस्तों, स्विस केमिस्ट का मतलब है स्विट्जरलैंड के। तो स्विट्जरलैंड के दोस्तों एक बहुत ही फेमस केमिस्ट, मतलब केमिस्ट्री में अपनी नॉलेज रखने वाले एक वैज्ञानिक बोलूंगा, जिनका नाम था दोस्तों अल्फ्रेड वीमर। क्या नाम था दोस्तों, अल्फ्रेड वीमर। अब उन्होंने क्या बताया दोस्तों, उन्होंने बताया क्या कि उन्होंने अंडरस्टैंड किया, समझा क्या कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस केमिकल कंपाउंड दैट डू नॉट कंटेन कार्बन। मतलब ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने उन कंपाउंड्स के बारे में बताया जिसके अंदर कार्बन बिल्कुल भी नहीं होता, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला समझा के कि भाई इस चीज के अंदर कार्बन नहीं है। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले समझाने वाले कौन थे दोस्तों, उनका नाम था अल्फ्रेड वीमर। मतलब बताया कि वो उन्होंने अणु बताए, वो उन्होंने यौगिक बताए जिसके अंदर बोला कि कार्बन नहीं होता। ये हमें उनके सूत्रों के माध्यम से इन्होंने हमें समझाने की कोशिश की। क्या नाम है उनका दोस्तों, अल्फ्रेड वीमर। ये भी एक छोटा सा फैक्ट है कि गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादक के लिए किया जाता है। किस गैस का उपयोग हमें ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो दोस्तों वो गैस होती है आपकी कौन सी, क्लोरीन का इस्तेमाल, हरी गैस कौन सी, क्लोरीन का इस्तेमाल हम करते हैं किसके लिए, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए। नेक्स्ट अगला, इनमें से कौन सी नृत्य शैली दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों फिर इसका उत्तर आ जाएगा क्या, इसका उत्तर आ जाएगा धमान। ये भी एक छोटा सा फैक्ट है, किसका, धमान एक नृत्य शैली, इसका संबंध किससे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से। अगला, भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत धीरे धीरे कौन से वर्ष से घटने लगी। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझो। आप देखोगे, आपने पढ़ा होगा आज़ादी के बाद 1951 से दोस्तों जनसंख्या में बड़ी वृद्धि होने लगी। 1951 से अगर 61 के बीच में देखें तो 20% से भी ज़्यादा जनसंख्या में क्या हुई दोस्तों, वृद्धि। 1961 से 71 के बीच में देखोगे तो लगभग 24.8% के आसपास जनसंख्या में वृद्धि हुई। 1971 से 81 के बाद देखोगे तो लगभग 24.4% के आसपास, मतलब अगर 1971 में 100 लोग रहते थे तो 1981 में लगभग 124.4 लोग रहने लगे, मतलब मोटा मोटा 124 लोग रहने लगे। तो आप देख रहे हो ना जनसंख्या वृद्धि दर, मतलब समझ रहे हो ना, 24% से दोस्तों क्या हो रही है, बताओ, बढ़ती जा रही है। लेकिन 1981 के से 1991 के अगर आप देखोगे 91 में, जब 1991 का जनगणना का डेटा आया तो पता चला इतनी जनगणना नहीं, इतनी लोगों की वृद्धि नहीं हुई थी। इस बार देखा कि लगभग 20% से भी कम लोगों में वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है। तो कौन से साल के बाद पता चला कि जनसंख्या बढ़ तो रही है लेकिन इतनी नहीं बढ़ रही है, वो है 1981 के बाद से। बाकी 1981 से पहले तो जनसंख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिल रही थी। तो कौन से साल के बाद से जनसंख्या बढ़ तो रही थी लेकिन अब थोड़ा सा उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही थी जितना पहले बढ़ रही थी, तो वो साल था आपका 1981, है ना। 1981 के बाद से, 1981 के बाद से डेटा तो हमें 1991 में मिलता है लेकिन जनसंख्या में इतनी वृद्धि नहीं देखने मिलेगी, कब, 1981 के बाद से, ठीक है। नेक्स्ट अगला,
गे लुसाक एक व्यक्ति थे, साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा है ना लुसाक का गैसीय आयतन का नियम दिया गया था। तो एक छोटा सा फैक्ट पूछा गया, ये नियम कब दिया गया था दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए वो साल कौन सा था, वो साल था दोस्तों 1808 का। ये लुसाक का गैसीय नियम है, तो ये नियम कब दिया था दोस्तों उन्होंने, 1808 में। नेक्स्ट अगला, लोथल जो कि गुजरात के अंदर अपन जानते हैं, बहुत ही फेमस है, हड़प्पाकालीन एक नगर है। तो उस गुजरात में इस शहर के है ना इस शहर की विरासत को बचाने और इसके डेवलपमेंट के लिए किस देश ने दोस्तों है ना आर्थिक रूप से एक मदद देने की अपनी पेशकश की है दोस्तों, तो वो की है वियतनाम ने। किसने की है, ये भी एक छोटू सा एक देश है जिसका नाम क्या नाम है, वियतनाम। उसने दोस्तों गुजरात के लोथल शहर के विकास के लिए, उसके आर्थिक विकास के लिए और उसकी पुरानी हिस्ट्री को के कंजर्वेशन के लिए एक तरीके से है ना पैसे देने की पेशकश की है दोस्तों, वो देश है आपका वियतनाम। नेक्स्ट अगला, साउथ अफ्रीका। ऐसे का मतलब यहां पर क्या है दोस्तों, ऐसे का मतलब है आपका साउथ अफ्रीका। क्या है बताओ, साउथ अफ्रीका। तो आपको पता हो जैसे अपने देश के अंदर दोस्तों चलती है ना आपकी क्या आईपीएल, वैसे क्रिकेट का टूर्नामेंट जो साउथ अफ्रीका का होता है उसको बोलते हैं SA20। क्या बोलते हैं, SA20। तो हाल ही में इस साल दोस्तों, अभी पिछले महीने की बात बोलूंगा, अगस्त 2024 में, अगस्त 2024 में 2 लोग हैं दोस्तों, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं जिनको SA24 साउथ अफ्रीका की जो अपना इंडिया का आईपीएल होता है ना वैसे इनका टूर्नामेंट है साउथ अफ्रीका का SA20। तो इसका एम्बेसडर किसको बनाया गया दोस्तों, तो साउथ अफ्रीका लीग का एम्बेसडर 2 व्यक्तियों को बनाया गया। एक तो साउथ अफ्रीका के खुद के बहुत ही फेमस क्रिकेटर जिनका नाम आपने सुना होगा दोस्तों, AB डिविलियर्स। AB डिविलियर्स, आपने नाम जरूर सुना होगा दोस्तों, AB डिविलियर्स बहुत ही फेमस क्रिकेटर है। और साथ में इंडिया के है दोस्तों दिनेश कार्तिक। इंडिया के कौन है दोस्तों, इंडिया के है दिनेश कार्तिक। तो AB डिविलियर्स और दिनेश कार्तिक, इन दोनों को दोस्तों SA20 लीग का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया अगस्त 2024 में। तो इसमें से AB डिविलियर्स तो था नहीं, अपने इंडिया के हिसाब से पूछे तो इंडिया के किस व्यक्ति को हाल ही में साउथ अफ्रीका 20 लीग का दोस्तों है ना एम्बेसडर अपॉइंट किया गया, तो उत्तर आएगा दिनेश कार्तिक। अगर पूछते और किसके साथ में, तो फिर आता AB है, यहाँ पे AB है, AB डिविलियर्स के साथ में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है आज के हमारे स्मॉक टेस्ट का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर है ना सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों को कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक सेना के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सम्मान होता है दोस्तों जिसका नाम होता है वीरता पुरस्कार। तो कितने लोगों को ये इस बार वीरता पुरस्कार देने की बात की गई है, तो इस बार दोस्तों 99 लोगों को, कितने लोगों को, 99 लोगों को दोस्तों इस बार वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। क्लियर है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का अपना मॉक टेस्ट सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद दोस्तों अपन मिलेंगे आपके नेक्स्ट अगले मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए और इन क्वेश्चंस को देखिए एक बार अच्छे से सॉल्यूशन, ताकि आने वाले टाइम में जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपका गलत होना नहीं चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में। ओके, थैंक यू।